हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। ऑल्सो बच्चों, आप सब मेरा कोड विकास 10 यूज कर सकते हैं। ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा ऑन ऑल द कोर्सेज दैट यू विल बी परचेजिंग हमारी एप्लीकेशन पे। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 13, 14 एंड 15 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा सभी के लिए, नोट्स ज़रूर बना के चलना। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का लेटेस्ट एडिशन। तो गर्ल एम्पावरमेंट मिशन जैम बेसिकली ये सजेस्ट क्या करता है, आपको पढ़ने से क्या लगता है कि हम गर्ल की एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं गर्ल्स को एजुकेट किया जाए, उनको स्किल्स प्रोवाइड किया जाए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए ताकि जो हमारा सोसाइटी है उसमें एक तो जॉब
जो हमारी सोसाइटी है उसमें हम देखें कि एक तो इनइक्वालिटी जो है वीमेंस को लेके वो खत्म हो जाए, राइट, इक्वालिटी हो, जेंडर इक्वालिटी पे बात की जाए। एंड इसी के साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो वीमेंस डिपेंडेंट होती हैं दूसरे लोगों पर, उनकी डिपेंडेंस को यहाँ पे खत्म किया जाए। तो बेसिकली एनटीपीसी, करेक्ट, एनटीपीसी क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इन्होंने अभी रिसेंटली लेटेस्ट एडिशन लॉन्च किया गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का। एनटीपीसी की बात करें, इनके सीएसआर एक्टिविटीज इनिशिएटिव के अंडर यहाँ पर ये लॉन्च किया गया। सीएसआर क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के अंडर यहाँ पे ये गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का लेटेस्ट एडिशन लॉन्च किया गया। एंड इसके अंदर 3,000 से भी ज़्यादा अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस को एट 42 लोकेशंस ऑफ एनटीपीसी यहाँ पे एम्पावर करने की बात की जाएगी। एंड अभी तक विद दिस मिशन 10,000 से भी ज़्यादा गर्ल्स को बेनिफिट प्रोवाइड कराया जा चुका है। ये जो मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ये मिशन है गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव के अंडर आता है। एंड ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है, जनवरी 2015 में इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का के द्वारा। बेसिक इसका एम क्या है कि हमें प्रॉपरली गर्ल्स को एजुकेट करना चाहिए, उनको नर्चर करना चाहिए, राइट, उनको ग्रोथ के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, उनको एजुकेशन देनी चाहिए ताकि वो अपना रोजगार खुद कर सके, उनको किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, राइट। एंड यहाँ पर जो जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है उसको खत्म किया जा सके। जैसे हरियाणा में हम देखते थे जो फिटिसाइड हो जाता था, आपकी अगर पता लगता था उनको कि जो न्यूबॉर्न बेबी है वो गर्ल होने वाली है, फिर वो न्यूबॉर्न के बाद पता लगता था कि वो गर्ल है, तो उनको मार दिया जाता था। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए, करेक्ट, इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कि राइट कि वो भी बच्चे हैं एंड उनको भी हम आगे बहुत अच्छा भविष्य दे सकते हैं। एंड जैसा मेल्स को हम मेंस को यहाँ पे भविष्य देते हैं, वैसा ही हम विमेंस को, गर्ल्स को भी भविष्य दे सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम जेंडर इक्वलिटी को यहाँ पे प्रमोट करने की बात की गई थी। अगर यहीं पे कुछ डाटा देखें तो एनटीपीसी जो कि है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इन्होंने लॉन्च किया लेटेस्ट एडिशन ऑफ द गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, जो कि फ्लैगशिप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव रहेगा ऑफ एनटीपीसी। अब अभी तक देखें तो कुछ डाटा पॉइंट देखें यहाँ पर, तो टू डेट 7,424 गर्ल्स को बेनिफिट मिला इस प्रोग्राम से। 2023 में 2,707 गर्ल्स ने ज्वाइन की वर्कशॉप एट 40 एनटीपीसी लोकेशंस अक्रॉस 16 स्टेट्स। एंड जीईएम जो कि है गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था 2018 में पायलट प्रोजेक्ट पे, मतलब पायलट बेसिस पे, मतलब ट्रायल बेसिस पे इस पे लॉन्च किया गया था 3 लोकेशन में, और फिर इसको एक्सपेंड कर दिया नेशन वाइड। जो चैलेंजेस हैं कोविड-19 के टाइम पे पेंडेमिक में हमने फेस किए, उसके दौरान भी डिस्पाइट दोज चैलेंजेस भी जैम ने कंटिन्यू किया अपना होलिस्टिक स्किल डेवलपमेंट, जो मेंटरशिप थी, जो स्किल प्रोवाइड था, वो कंटिन्यू रखा एंड उसको रोका नहीं, और इसको कोविड-19 के टाइम पे भी चलते रहने दिया। नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने होते हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। अगर हम देखें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। इनको अचीव करने की हम बात करते हैं, इन पे ही हम बात करते हैं कि कोई भी नया बिजनेसेस डेवलप होंगे, कोई भी फैक्ट्री लगेगी, या कोई भी अगर मिशन आता है वो मेक श्योर कि वो फॉलो करे दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, राइट। तो हम देख रहे हैं अभी क्लाइमेट चेंज भी बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं पॉवर्टी का भी बहुत इशू आ रहा है, हम देख रहे हैं लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिलता है खाने के लिए। काफ़ी सारी ऐसी पॉपुलेशन है वर्ल्ड में जो कि भूखी सोती है, राइट, उनके पास एक टाइम का भी प्रॉपर मील नहीं है कि वो अपना गुजारा कर सकें, करेक्ट। क्लाइमेट हम देख ही रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज कितना हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को अगर हमें टैकल करना है और डिज़ायर टाइम में अगर हमें टैकल करना है, तो अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई यूएनडेसा की FSDR रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया गया कि हमें अब जो ये फाइनेंसिंग गैप है, मतलब अगर हमें वो टारगेट अचीव करना है उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पान करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए, तो हमें $4.2 ट्रिलियन स्पेंड करने पड़ेंगे। इतना अमाउंट हमें स्पेंड करना पड़ेगा ताकि हम अपने जो फाइनेंसिंग गैप है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, उसको अचीव कर सकें। और यही डाटा, एक और डाटा ये बताता है, अब तो ये $4.2 ट्रिलियन हो गया है। अगर हम कोविड-19 से पहले की बात करें तो कोविड-19 से पहले हमें सिर्फ $2.5 ट्रिलियन लगते अगर हमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने होते, लेकिन अब $4.2 ट्रिलियन लगेंगे। रीजन बीइंग कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा शॉक्स हमें देखने को मिले हैं हमारी इकोनॉमी में, जिससे हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो गई थी, ठीक। फिर यही बात करें तो यूएनडेसा, वो क्या है, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, इन्होंने अपनी 9th एडिशन ऑफ FSDR रिपोर्ट रिलीज करी, जो कि फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट एट अ क्रॉसरोड इस थीम पर बेस्ड थी। इस रिपोर्ट को अगर हम देखें, ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है
IATF क्या है? इंटर एजेंसी टास्क फोर्स ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया गया। इसमें 60 से भी ज़्यादा UN एजेंसीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं। हमने देखा UN डैसा तो था ही, इसके अलावा UNDP, UNCTAD, WTO, राइट, फिर यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, IMF, राइट, इन सब का यहाँ पे पार्टिसिपेशन रहता है इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में। टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर यहीं पे देखें, जो ये रिपोर्ट है, जैसे हमने अभी आपको बताया, इतना अमाउंट लगेगा, राइट। फिर अगर हाईलाइट देखते हैं तो ये जो रिपोर्ट एडवोकेट करती है कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, इसको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। और 2020 से अगर हमने देखा कि जो फाइनेंसिंग गैप है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज़्यादा हमें शॉक्स देखने को मिले थे अपनी इकोनॉमी में, राइट। एंड एक और चीज़ यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फैक्टर प्ले करता है ना, वो है डेप्ट फाइनेंसिंग का। जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज होती हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज से या डेवलपिंग कंट्रीज से लोन लेती हैं, एंड फिर इंस्टेड ऑफ अपनी ग्रोथ में पार्टनर करने के लिए, अपने ग्रोथ में उसको इन्वेस्ट करने की जगह वो फिर उसके डेट फाइनेंसिंग में ज़्यादा लग जाते हैं, राइट। मतलब आपने लोन लिया, फॉर एग्जांपल लेके चलें तो पाकिस्तान का एंड श्रीलंका का, राइट। तो ये क्या होता है, ये डेवलपिंग कंट्रीज से लोन लेती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज से लोन लेती हैं, और जब वो इसको लोन को चुका नहीं पाती, या तो अपना कोई प्रोजेक्ट या फिर अपना कोई लैंड वो उस कंट्री को दे देती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जब भी फिर ये कंट्रीज कुछ अर्न करती हैं, तो उनको कायदे से तो अपने कंट्री के डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, नए प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, वो फिर अपने जो उन्होंने लोन लिया है, जो कर्ज लिया है, उसका इंटरेस्ट चुकाने में उस पैसे को लगा देती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और चीज, अभी ये जो इसके अलावा कुछ याद रखेंगे, द रिपोर्ट पॉइंट्स दैट UN समिट फॉर द फ्यूचर इन सितंबर 2024, ये समिट होगी UN की। इसी के अलावा एक 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, ये 30 जून से 3 जुलाई के बीच में होगी 2025 में स्पेन में। यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे हमें इस इन्वेस्टमेंट को फोकस करना है, करेक्ट, जो ये फाइनेंसिंग गैप है कैसे इसको कम करना है, ताकि हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकें। मूविंग ऑन, नेक्स्ट विच कुछ रिलेटेड न्यूज़ देखें तो इंडिया ने अभी 273 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट किए टू द UN बजट एंड हैज़ अर्न देयर स्पॉट इन द ऑनर रोल फॉर द UN 2024 में। फिर यहीं पे अगर हम बात करें, फरवरी में फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज ये रिपोर्ट रिलीज की गई 14th मीटिंग के दौरान ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, करेक्ट, ऑन द कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, CMS COP14 हुआ था, जिसको हम बॉन कन्वेंशन बोलते हैं। समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, 12 से 17 फरवरी के बीच में हुआ था, एंड उसी के दौरान यहाँ पे स्टेट ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज रिपोर्ट को रिलीज किया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, किस बैंक ने पार्टनर किया फिस्डॉम के साथ टू ऑफर स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज एंड 3-in-1 अकाउंट सर्विसेज। ये 3-in-1 अकाउंट सर्विसेज में क्या जाता है, सेविंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट सर्विसेज। तो याद रखेंगे किस बैंक ने पार्टनर किया फिस्डॉम के साथ टू ऑफर स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज एंड 3-in-1 अकाउंट सर्विसेज, तो वो रहेगा कर्नाटका बैंक। ठीक है, डायरेक्टली याद रखेंगे। ये फिस्डॉम क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिस्डॉम बेसिकली ये एक डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, करेक्ट। ये इन्वेस्टर्स को 360 डिग्री वेल्थ मैनेजमेंट ऑफर करता है, जैसे आपके म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। तो कमिंग बैक, कर्नाटका बैंक ने पार्टनर किया फिस्डॉम के साथ टू ऑफर स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज एंड 3-in-1 अकाउंट सर्विसेज। एंड ये जो अकाउंट सर्विसेज हैं, जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा अपने कस्टमर को, KBL बैंक मोबाइल प्लस या KBL मोबाइल प्लस, ये आपकी मोबाइल बैंक है, मोबाइल एप्लीकेशन है ऑफ कर्नाटका बैंक, इनके द्वारा ये सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। नेक्स्ट, CAMS, इन्होंने रिसीव किया RBI का अप्रूवल टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। CAMS क्या है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, राइट। ये लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है, एंड इनको अभी रिसीव हुआ सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन या फिर अप्रूवल रिसीव हुआ फ्रॉम RBI कि ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम कर सकते हैं। यहीं पे याद रखेंगे, इनको जो ये अप्रूवल मिला है PSS एक्ट ऑफ 2007 के अंडर मिला है। PSS क्या है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007 के अंदर इनको ये अप्रूवल मिला फ्रॉम RBI टू एक्ट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू मूडीज एनालिटिक फॉरकास्ट इंडिया जीडीपी विल बी ग्रोइंग बाय हाउ मच परसेंट इन 2024। तो मूडीज एनालिटिक्स के हिसाब से इंडिया ग्रो करेगा कितने परसेंट से इन 2024। तो यहाँ पे जो डाटा आया वो है 6.1% से इंडिया ग्रो करेगा इन 2024। यहीं पे अगर 2023 में बात करें तो इंडिया 7.7% से ग्रो करा था और अब एक्सपेक्टेड है कि इंडिया 6.1% से ग्रो करेगा एज पर मूडीज रिपोर्ट जो कि है एपीएसी आउटलुक, करेक्ट, एशिया पैसिफिक आउटलुक। यहीं पे अगर हम कुछ और डाटा देखें तो ये जो रिपोर्ट है इट मेंशन दैट द आउटपुट इन इंडिया रिमेन्स 4% लोअर देन इट वुड हैव बीन इन कोविड-19 पैंडेमिक। अगर नहीं होता कोविड-19 पैंडेमिक, ये सप्लाई शॉक्स हमें नहीं देखने को मिलते तो इंडिया की 4% से भी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती थी। फिर यहीं पे बात करें इकोनॉमीज इन साउथ ईस्ट एंड साउथ एशिया रीजन में अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेन्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट। एंड इवन जो एशिया पैसिफिक रीजन है स्पेसिफिकली वहाँ पे 3.8% का ग्रोथ देखने को मिलेगा 2024 में। वेरेज अगर ग्लोबल ग्रोथ देखें, पूरी वर्ल्ड का ग्रोथ देखें तो वो 2.5% का रहेगा। ये और एक और चीज़ यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी रहेगी अबाउट चाइना एंड इंडिया इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। चाइना में तो हम देख ही रहे हैं काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जॉब्स नहीं है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, राइट। और इंडिया में इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आरबीआई का प्रोजेक्टेड है कि रिटेल इन्फ्लेशन 4.5% से रहेगा इन फिस्कल ईयर 25। इवन इंडिया में अगर हम देखें जो हाउसिंग जो सेक्टर है, राइट, जो फ्लैट्स हैं आप देखेंगे हाई सोसाइटी हाई राइज फ्लैट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ गई है कोविड-19 के बाद से। जो मेजर सिटीज़ हैं जैसे पुणे हो गया, राइट, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, दिल्ली एनसीआर रीजन में आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बेंगलोर, ये कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहां पर जो हाउसिंग की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो प्राइस हैं फ्लैट्स के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और दिस इज़ वन ऑफ द मेजर, और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है वो भी बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है, करेक्ट। एंड इससे हमारी इंडिया की ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है। नेक्स्ट, नेम दैट इंडियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऑनर्ड विद जॉन डग्स कैनेडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024। तो वो है कौन कौन है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वो है गगनदीप कैंग। आप यहाँ पर इनको पिक्चर में देख सकते हैं, डॉक्टर गगनदीप कैंग। इनको अवार्ड दिया गया, इनको सम्मान दिया गया विद प्रेस्टिजियस जॉन डग्स गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से, करेक्ट। और ये जो गार्डनर फाउंडेशन है ये टोरंटो कनाडा बेस्ड फाउंडेशन है, इन्होंने इंडियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड वायरोलॉजिस्ट को सम्मानित किया डॉक्टर गगनदीप कैंग को इस अवार्ड से। एंड याद रखेंगे ये पहली इंडियन वीमेन बन गई जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड किस लिए सम्मानित किया गया इनको? फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च में, ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के लिए इनको यहाँ पे इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है जॉन डग्स कैनेडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से, राइट। यहीं पे अगर बात करें, शी वॉज ऑनर्ड फॉर हर एक्सटेंसिव services, extensive contribution in the field of epidemiological, environmental and clinical trial research on enteric disease in children and their effects on life courses. ये जो this was part of the 2024 Canada Gardner Award which celebrates the world's best biomedical and global health researchers. ठीक है, note this। अगर यहाँ पे गगनदीप कैंग की बात करें, ये एक एडजंक्ट प्रोफेसर हैं एट क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज इन वेल्लोर तमिलनाडु। ये डायरेक्टर हैं ऑफ एंट्रिक डायग्नोस्टिक्स जेनोमिक्स एंड एपिडेमियोलॉजी एट द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो एक एनजीओ है। एंड शी हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ 2 इंडियन रोटा वैक्सीन्स, रोटावैक एंड रोटासिल इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, मूविंग ऑन। अगर बात करें जॉन डग्स कैनेडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड की, करेक्ट, ये अवार्ड एनुअली प्रेजेंट किया जाता है टू द रिसर्चर्स जो कि साइंटिफिकली बेस्ड रिसर्च वर्क करते हैं ताकि जो हेल्थ एंड वेलबींग है पीपल की उस पर इफेक्ट पड़ सके ग्लोबली। एंड कैनेडा गार्डनर अवार्ड की बात करें, गार्डनर फाउंडेशन ये 1957 में स्टैब्लिश की गई थी आफ्टर द डोनेशन फ्रॉम अ फिलेंथ्रोपिस्ट जेम्स ए गार्डनर। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड जो भी बायोमेडिकल रिसर्च करते हैं वर्ल्ड वाइड, राइट, उन लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया जाता है अंडर दिस अवार्ड। नेक्स्ट, नेम द मैथमेटिशियन हु वन द ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड। याद रखेंगे ये ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड, इसी को हम बोलते हैं नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटेशन, राइट, नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटेशन, ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड, राइट। अभी कौन है वो मैथमेटिशियन जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो है इजराइल के मैथमेटिशियन एवी विगडरसन, राइट, एवी विगडरसन। इनको सम्मानित किया गया विद ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड जिसको नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग के नाम से भी जानते हैं, राइट। एंड
इनको इससे सम्मानित किया गया फॉर हिज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसमें आपकी रैंडमनेस इंक्लूड की गई है। राइट, आई रिपीट, एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी एसीएम, इन्होंने इजरायली मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट एवी विगडरसन को अवार्ड दिया, वो है 2023 का एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड, एंड इसी को नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग बोलते हैं। एंड ये हर्बर्ट एस मास प्रोफेसर ऑफ स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन प्रिंसटन न्यू जर्सी यूएसए। एंड रीजन क्या था, इन्होंने जो अंडरस्टैंडिंग किया ऑफ रैंडमनेस इन कंप्यूटेशन एंड मैथमेटिक्स, उसके लिए यहां पर इनको सम्मानित किया गया इस नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग अवार्ड से। एंड यहाँ पे $1 मिलियन का इनको कैश प्राइज दिया गया। एवी इस अगर बात करें एसीएम एम ट्यूरिंग अवार्ड की, इस अवार्ड को नेम किया गया है आफ्टर एलन एम ट्यूरिंग, जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन है, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। अवार्ड रिकॉग्नाइजेज द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द कंप्यूटिंग फील्ड सिंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1966। इनको ऑनर किया जाता है विद कंप्यूटर साइंटिस्ट। दिस अवार्ड एसीएम एम ट्यूरिंग ये कंप्यूटर साइंटिस्ट को ऑनर करता है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आईटी सेक्टर एंड कंप्यूटेशन। राइट, एंड यहाँ पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है गूगल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए अभी 4 लोगों को फॉर द यूजीसी मेंबर। यूजीसी मेंबर अपॉइंट किए गए, पहले 4 थे, अब 8 मेंबर्स हो गए हैं, तो टोटल 4 मेंबर्स यहां पे अपॉइंट किए गए। 2 मेंबर तो है आशीष कुमार चौहान, जो कि एमडी एंड सीईओ है एनएससी के, एंड श्रीधर वेम्बू। ये 2 तो मेंबर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए। इनके अलावा याद रखेंगे रिटायर्ड प्रोफेसर सचिनिंदा मोहाटी, जो कि वाइस चांसलर हैं ऑफ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, एंड प्रोफेसर शशिकाला गुलाबराव वंजारी, जो कि वाइस वीसी हैं ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन न्यू दिल्ली। इन दोनों को भी 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया। तो कौन है 4 मेंबर्स, आशीष कुमार चौहान, श्रीधर वेम्बू, रिटायर्ड प्रोफेसर सचिनिंदा मोहाटी एंड प्रोफेसर शशिकला गुलाबराव वंजारी। ये वो 4 मेंबर्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू मेंबर्स ऑफ यूजीसी, और 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। यहीं पे अगर मैं यूजीसी की बात करूं तो सार्जेंट रिपोर्ट के अंडर यूजीसी को बनाया गया था। सार्जेंट रिपोर्ट आई थी 1944 में, यूजीसी 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था। राइट, एंड यहाँ पे ममिदला जगदेश कुमार के हैं चेयरमैन रहेंगे, ममिदला जगदेश कुमार चेयरमैन रहेंगे, हेडक्वार्टर यूजीसी का न्यू दिल्ली में रहेगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। तो वो थी एन जुआंग, करेक्ट, आप इनको यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम ऑन 21 ऑफ मार्च 2024। करेक्ट, जो करंट यहाँ की किनको सक्सीड करेंगी, ये सक्सीड करेंगी वो वैन थुआंग को, हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। करेक्ट, एंड इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया जब तक कोई नया मेंबर यहाँ पे अपॉइंट नहीं हो जाता एज द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। ठीक है, एंड वियतनाम नेशनल असेंबली जब तक कोई नया प्रेसिडेंट नहीं बना देता तब तक ये यहाँ पे अपॉइंट रहेंगी। इससे पहले 2021 से 2026 टर्म तक वो थी एन जुआंग, इन्होंने होल्ड की पोजीशन ऑफ द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम इन 2023। करेक्ट, बिफोर वो वैन थुआंग, इनको इलेक्ट किया गया बाय रिप्लेसिंग न्युएंग ज़ैंग ऑफ हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट 17 जनवरी को। अगर इनकी बात करें तो वो थी एन जुआंग, ये हेल करती हैं फ्रॉम तीन बाइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एनजियांग प्रोविंस इन वियतनाम, एंड शी इज एन ऑल्टरनेटिव मेंबर ऑफ द 11th पार्टी सेंट्रल कमिटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। करेक्ट, वियतनाम की बात करें तो फैम मिन चिन यहाँ का प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, कैपिटल हनोई, करेंसी वियतनामीज डोंग, एंड इन अप्रैल वो तिएन जुआंग वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम एट 51। ये यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट बनी वियतनाम की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आइसलैंड की। आइसलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है जार्नी बेनेडिक्टसन। राइट, ये नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं ऑफ आइसलैंड। करेक्ट, किनको रिप्लेस कर रहे हैं, ये कैटरीन को इन्होंने रिप्लेस किया। कैटरीन इन्होंने रिजाइन कर दिया ताकि पीएम की पोस्ट से, ताकि अब ये रन करेंगी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। एंड कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड, जार्नी बेनेडिक्टसन, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। करेक्ट, ये सर्व कर रहे हैं एज द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस अक्टूबर 2023। ही हैज बीन previously serving as the prime minister of Iceland from January to November 2017, एंड कैटरीन ये सर्व कर रही थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड सिंस 2017, एंड इन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द चेयरपर्सन ऑफ द लेफ्ट ग्रीन मूवमेंट ऑल्सो एंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ताकि अब ये प्रेसिडेंट के लिए फाइट कर सकें।
देन जानी बेनेडिक्टसन, इन्होंने अपना करियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अटर्नी में स्टार्ट किया था 1998 में, एंड ये इलेक्ट किए गए थे। ही वॉज फर्स्ट इलेक्टेड टू द आइसलैंडिक पार्लियामेंट्री ऑल थिंगी एज अ मेंबर ऑफ साउथ वेस्ट आइलैंड इन 2003। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इंडसिंड इंटरनेशनल होल्डिंग, इन्होंने एक्वायर किया 60% स्टेक इन इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट इंडिया, राइट। तो इंडसिंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड, जो कि मॉरिशस बेस्ड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी ऑफ हिंदुजा ग्रुप, इन्होंने 60% एक्वायर किया स्टेक इन द इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट इंडिया। इनके पास 40% बचा। IAMI, इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट इंडिया, ये एक डोमेस्टिक आर्म है यूएसए का, बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म इन्वेस्को। एंड यहाँ पे ये जॉइंट वेंचर साइन किया जाएगा, जहाँ पे IIHL के पास 60% एंड IAMI के पास 40% रहेगा, एंड दोनों के पास स्पॉन्सर स्टेटस रहेगा, करेक्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है फिर रशिया के द्वारा भी एक अंगारा A5 हैवी लिफ्ट स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया गया। ये हैवी लिफ्ट स्पेस रॉकेट जो है अंगारा 5, ये रिप्लेस करेगा प्रोटॉन एम को, जो रशिया का हैवी लिफ्ट स्पेस रॉकेट था, जो 1960 मिड्स 1960 से यूज किया जा रहा था, करेक्ट। जो ये अंगारा 5 है, इसने अभी लॉन्च किया गया इनटू स्पेस, और ये 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसने अचीव की विद इन जस्ट मिनट्स। एंड इस रॉकेट को सक्सेसफुली इसने काफ़ी पेलोड्स को भी स्पेस में भी लॉन्च किया। अगर बात करें अंगारा 5 की, ये लॉन्च किया गया था एट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ रशियाज कॉस्मोनॉट डे, जो कि हम 12 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं 2024 में। मतलब जनरली 12 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है ये रशियन कॉस्मोनॉट डे, क्योंकि ये 63rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है जब यूरी गैगरिन, जो कि सोवियत यूनियन के एक कॉस्मोनॉट थे, जो कि पहले इंसान बने थे टू गो इनटू आउटर स्पेस, इन्होंने अर्थ का एक चक्कर लगाया था, करेक्ट, इन द वॉस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट, राइट। जो कि, और एक चीज और याद रखेंगे, ये जो रॉकेट है जो अंगारा 5, ये जो हैवी लिफ्ट रॉकेट है, ये 54.5 मीटर्स का रहेगा, 3 स्टेज हैवी स्पेस रॉकेट रहेगा, 773 टन इसकी वेट रहेगा, एंड 24.5 टन ये वेट को या फिर पेलोड को स्पेस में ले जा सकता है। इसमें ऑक्सीजन एंड केरोसिन को यूज किया जाता है एज अ फ्यूल इंस्टेड ऑफ टॉक्सी हैप्टिल, जो इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाती है, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। अगर प्रोजेक्ट अंगारा की बात करें तो 1991 में इस प्रोजेक्ट अंगारा को कंसेप्चुलाइज किया गया था रशिया के द्वारा आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन, एंड द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड टू रिड्यूस रशियाज डिपेंडेंस ऑन बाइकनोर कॉन्सोड्रोम व्हिच हैज लीज्ड फ्रॉम कजाकिस्तान अंटिल 2050। ठीक है, और बात करें तो रॉसकॉस्मोस की, तो यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं यूरी इवानोविच बोरिसोव, हेडक्वार्टर मॉस्को रशिया, एंड इसको 1992 में स्टैब्लिश किया गया था रॉसकॉस मॉस्को, और ये स्पेस एजेंसी है किसकी, रशिया की, जैसे इंडिया की इसरो है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, इजराइल ने अभी डिप्लॉय किया सी डोम डिफेंस सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सी डोम क्या है, बेसिकली आइलेट सिटी में इसको डिप्लॉय किया, जो कि साउदर्न मोस्ट सिटी है इजराइल की। ये सी डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है, करेक्ट, एंड इस सी डोम को बनाया किसके द्वारा गया है, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा। अभी हम जानते हैं कि ईरान ने इजराइल पर काफ़ी सारी मिसाइल से अटैक करा है, राइट, काफ़ी ड्रोन से अटैक किया। तो ये जो सी डोम है, करेक्ट, ये एयर डिफेंस सिस्टम है, जो भी इनकमिंग मिसाइल्स एंड जो भी थ्रेट्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ये आपका सी डोम। एंड इसको कहाँ पे अभी रखा गया है, आइलेट, EILET, ये साउदर्न मोस्ट सिटी है इजराइल की, वहां पे इसको प्लेस किया गया, डिप्लॉय किया है इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर बैडमिंटन के ऊपर। तो बैडमिंटन का भी कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज हुआ था 2024 का, 2 से लेके 6 अप्रैल के बीच में हुआ था कजाकिस्तान में। एंड यहाँ पे विनर्स की बात करें तो मैन सिंगल टाइटल में है थरुण मानेपल्ली, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, ये विनर है मैन सिंगल कैटेगरी में। वीमेन सिंगल कैटेगरी में अनुपमा उपाध्याय इंडिया से, इन्होंने जीता। मेंस डबल की बात करें तो लूकास कॉर्वी एंड रोनन लबार, ये फ्रांस से हैं, इन्होंने जीता। वीमेंस डबल काहो ओसावा एंड माय तनाबे वीमेंस कैटेगरी में, वीमेंस डबल कैटेगरी में जापान से इन्होंने जीता। एंड मिक्स डबल में वोंग टेंशी एंड लिम शी सेन, ये मलेशिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो 12 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, करेक्ट। एंड जो हमारा स्पेस सेक्टर में हमें इतना ग्रोथ देखने को मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि नए नए प्राइवेट प्लेयर्स भी हमारे स्पेस सेक्टर में इंडल्ज हो रहे हैं। इवन अगर हम बात करें इलॉन मस्क की, इनका एम है कि हमें मार्स पे जाना है, मार्स पे कॉलोनी सेटअप करनी है, राइट। और
इसी के लिए हम देखते हैं ये फैल्कन हैवी, फैल्कन 9 ये रॉकेट्स बनाते हैं, रीयूजेबल रॉकेट्स इन्होंने बनाया। करेक्ट, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी पे ये काम कर रहे हैं कि अगर हम मार्स पे जाएंगे तो कैसे वर्क होगा, कैसे एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जाएगा, कैसे हम कॉलोनी सेटअप करेंगे एंड सो ऑन। राइट, इवन अगर हम देखें जो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है 12 अप्रैल को ही ऑब्जर्व क्यों किया जाता है, क्योंकि 12 अप्रैल को ये फर्स्ट एनिवर्सरी होती है। लेट मी शो यू है, द ईयर 2011 मार्क्स द 50th एनिवर्सरी for the first ever human space flight and 50th anniversary of the first session on the Committee of the Peaceful Use of Outer Space. करेक्ट, और 7 अप्रैल 2011 को यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन इतने, डिक्लेयर दैट हर साल 12 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। पहली बार 12 अप्रैल 2011 को ऑब्जर्व किया गया था ये, ठीक है। एंड वाई 12 अप्रैल ही, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 में यूरी गैगरिन, अभी हमने देखा था ये सोवियत यूनियन के कॉस्मोनॉट थे जो कि पहले रशियन कॉस्मोनॉट बने, जो कि आउटर स्पेस में गए थे। वोस्टॉक 1 स्पेस कैप्सूल की मदद से इन्होंने एक चक्कर लगाया था अर्थ का 108 मिनट्स में, एंड फिर ये लैंड कर गए थे नियर द रशियन सिटी ऑफ सरातोव। इनको ऑनर करने के लिए इसीलिए 12 अप्रैल को ही हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। करेक्ट, अगर कुछ और हम देखें जैसे स्पुतनिक 1, ये पहला ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट था जो कि लॉन्च किया गया था 1957 में। फिर रशिया का वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ये फर्स्ट वीमेन बनी थी, वैलेंटीना टेरेस्कोवा, रशियन वीमेन जो जिन्होंने ऑर्बिट किया अर्थ के अराउंड इन 1963। एंड अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये वो पहले ह्यूमन बने टू सेट ऑन द फुट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इन 1969। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन। 12 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन पे जो बच्चे चैलेंजेस फेस करते हैं डेली, जो मिलियंस ऑफ बच्चे जो स्ट्रीट्स पे रहते हैं, राइट, जो वो चैलेंजेस फेस करते हैं डेली, उसको हम ध्यान में रखते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। राइट, एंड क्यों हमें ये डे ऑब्जर्व करना चाहिए, ताकि ऐसे जो बच्चे हैं, ग्लोबली हम देखते हैं बहुत पॉवर्टी है, राइट, तो ऐसे बच्चों की जो वॉइसेस है वो सामने आ सकें, राइट, उनको हेल्प की जा सके, उनको खाना प्रोवाइड किया जा सके, टाइमली एजुकेशन उनको मिल सके, टाइमली ट्रीटमेंट उनको अलग अलग चीज़ों का मिल सके अगर कोई भी उनको बीमारी है, उसको ध्यान में रखते हुए ये इंटरनेशनल डे ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑब्जर्व करते हैं 12 अप्रैल को। यहीं पर याद रखेंगे जो थीम रहेगी इस डे की वो है बिलोंगिंग। करेक्ट, एंड ये जो थीम बेसिकली है स्ट्रीट चिल्ड्रंस को, वो किसी कम्युनिटी से, किसी कंट्री से या किसी कल्चर से बिलोंग करते हैं, उस सेंस ऑफ बिलोंगिंग को लाने के लिए ये बिलोंगिंग थीम रखी गई है 2024 में। फिर यहीं पे एक कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड हुआ था। इसके अंदर बेसिकली क्या था, 18 साल से जो छोटे एज के बच्चे होंगे हम उनको चाइल्ड रिगार्ड करेंगे, ऐसा इसके अंदर डिक्लेयर किया गया था इन दिस कन्वेंशन, जो कि 2 सितंबर 1990 को इस कन्वेंशन के अंदर डिक्लेयर किया गया था कि सभी 18 साल से नीचे के बच्चों को हम एज अ चाइल्ड डिक्लेयर करेंगे। एंड ये मोस्ट वाइडली रेटिफाइड, या मतलब मोस्ट वाइडली जिसको एक्सेप्ट किया गया ये वो ट्रीटी है, क्योंकि हम देखते हैं 18 साल से जो कम के बच्चे होते हैं उनको हम एज अ चाइल्ड ही डिक्लेयर करते हैं। एंड जो अगर कोई केस भी होता है, करेक्ट, तो वो 18 साल से कम के बच्चों को अलग जेल में भेजा जाता है, उनकी जो सज़ा होती है वो अलग होती है। एंड प्लस 18+ ईयर्स के बच्चों की, जो 18 ईयर्स प्लस को हम अडल्ट कंसिडर करते हैं, एंड उनके लिए अलग केस होता है। इवन जो आप वोटिंग का राइट भी देखेंगे तो 18 साल के बाद आपको वोटिंग का राइट मिल जाता है, क्योंकि आप अडल्ट हो गए और 18 से पहले आपको राइट नहीं मिलता। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर जो कि काफ़ी बच्चों के द्वारा काफ़ी डिमांड में रहता है, ये वन लाइनर। एनटीपीसी ने लॉन्च किया न्यू एडिशन ऑफ गर्ल एम्पावरमेंट मिशन। $4.2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमें इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, एज पर यूएन डेसा FSDR 2024 रिपोर्ट। देन कर्नाटका बैंक ने पार्टनर किया फिस्डॉम के साथ टू ऑफर स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज एंड 3-in-1 अकाउंट्स सर्विसेज। देन CMS ने रिसीव किया RBI का अप्रूवल टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। देन मूडीज एनालिटिक्स फॉरकास्ट इंडियाज GDP टू ग्रो 6.1% इन 2024। इंडियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट गगनदीप कैंग को ऑनर किया गया जॉन डक्स कैनेडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से। मैथमेटिशियन एवी विगडरसन, इन्होंने जीता 2023 का ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड, जिसको हम नोबेल प्राइज ऑफ कंपटीशन के नाम से भी जानते हैं। देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया आशीष कुमार चौहान एंड श्रीधर वेम्बू को एज द मेंबर ऑफ UGC फॉर 3 years। देन जार्नी बेनेडिक्सन, इन्होंने ही टुक ऑफिस एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड, एंड कैटरीन ने रिजाइन कर दिया एज द पोस्ट ऑफ PM, क्योंकि अब ये फाइट करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। देन इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग ने एक्वायर किया 60% स्टेक इन इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट इंडिया। रशिया ने लॉन्च किया पहला अंगारा A5 हैवी लिफ्ट स्पेस रॉकेट फ्रॉम वोस्टकॉनी कॉस्मोड्रोम। देन इजराइल ने डिप्लॉय किया सी डोम डिफेंस सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम।
बैडमिंटन की बात करें तो इंडिया के अनुपमा एंड थरुण, इन्होंने मेन एंड वीमेन सिंगल टाइटल जीता एट कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैन जीता थरुण ने एंड वीमेन जीता अनुपमा ने। देन इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बात करें तो 12 अप्रैल एंड इंटरनेशनल डे ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात करें तो 12 अप्रैल। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का सेशन। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करे। नेक्स्ट पे आते हैं, बसीराव दिमोय दिखाकर फाई, राइट। सो ये अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट कहाँ के, तो ये सेनेगल के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं एंड ये 5वें प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं सेनेगल के। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री, मार्च 2023 में इन्होंने एक डाटा रिलीज किया दैट डैश इज द वर्ल्ड्स टॉप आर्म इंपोर्टर फॉर द पीरियड 2019 से 2023। 2019 से 2023 के बीच में टॉप आर्म इंपोर्टर इन द वर्ल्ड कौन सी कंट्री रही, वो है हमारी इंडिया। हमने सबसे ज़्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करा है, ठीक है। ये सिप्री का डाटा बताता है हमें। इवन यहीं पर अगर हम देखें तो 2014 से 2018 के बीच में अगर हम देखें जो हमारा इंपोर्ट्स था वो 4.7% से इंक्रीज कर गया। सऊदी अरेबिया एंड कतर ये सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे रहेंगे रिस्पेक्टिवली। एंड अगर हम बात करें एक्सपोर्टर्स की तो सबसे बड़े एक्सपोर्टर कौन है आर्म्स के, यूएसए। उसके बाद आ जाता है फ्रांस और उसके बाद आ जाता है रशिया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया $181 मिलियन का एक लोन अग्रीमेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर द अहमदाबाद पेरी अर्बन लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये $181 मिलियन का एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ। नेक्स्ट, किस कंट्री के फोन पे पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने रिसेंटली पार्टनर किया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ, ताकि इंडिया और उस कंट्री के बीच में हम यूपीआई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे सकें। तो इंडिया और नेपाल, तो ये जो फ़ोन पे है ये नेपाल का है एंड एनपीसीआई इंटरनेशनल जो कि है एनआईपीएल, इन्होंने और फ़ोनपे के बीच में ये टाइप हुआ ताकि जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं इंडिया और नेपाल के बीच में उसको हम बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव रिसेंटली टेकन चार्ज एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो कौन है, वो हैं गणेश कुमार एंड सुखबीर सिंह सांधू, राइट। गणेश कुमार एंड सुखबीर सिंह सांधू ये दोनों यहाँ पे वो नई पर्सनैलिटीज हैं जिनको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया ऑफ ईसीआई। नेक्स्ट, विच क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली वन देयर 42nd ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग विदर्भा, तो अभी रणजी ट्रॉफी हुई थी, करेक्ट। रणजी ट्रॉफी का 89th एडिशन था एंड 42nd टाइम 42वीं बार मुंबई टीम ने यहाँ पे जीत लिया है इस ट्रॉफी को, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया एक 16 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी जो कि हेड की गई किन के द्वारा, तो विनोद कुमार पॉल के द्वारा इसको हेड किया गया टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन मार्च 2024। इस कमेटी को हेड किया जाता है विनोद कुमार पॉल के द्वारा, ठीक है, और ये 16 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी रहेगी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया अग्रह एंड अक्षय, अग्रह एंड अक्षय ये 5th and 6th शिप रहेंगे ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट फॉर इंडियन नेवी इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, तो किस कंपनी के द्वारा इनको लॉन्च किया गया ये पूछा जा रहा है, तो GRSC गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच डिफेंस सेक्टर या गवर्नमेंट एजेंसी ने रिसेंटली लॉन्च किया स्टैग है सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडॉप्शन ग्रुप, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी यूनिट है टू एनहेंस देयर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो किन के द्वारा ये स्टैग लॉन्च किया गया, तो इंडियन आर्मी के द्वारा ये स्टैग लॉन्च किया गया है, करेक्ट। स्टैग एक यूनिट है ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 280 पर्सनल की एंड ये ऑपरेट करती है अंडर द सिग्नल्स डायरेक्टरेट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2024 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 20th of March 2024, तो थीम रहेगी हैप्पियर टुगेदर, राइट। ये थीम रहेगी आपकी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की जो ऑब्जर्व की जाती है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 20th of March एंड फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ऑब्जर्व की गई थी 2013 में, 20 मार्च 2013 में।
Next, which states 6 heritage sites were included in the tentative list of UNESCO World Heritage Site? तो मध्य प्रदेश की, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश की 6 हेरिटेज साइट्स को अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड करा गया, इनटू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इनटू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट की 6 वर्ल्ड हेरिटेज, आई रिपीट, यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में अभी 6 साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऐड की गई। अब टोटल इंडिया की 57 साइट्स हो गई हैं यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट में। नेक्स्ट है फिर हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, किस इंस्टीट्यूट ने सिक्योर किया 45th रैंक इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑफ क्वाकरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। सेकेंड, किस बैंक, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप। तीसरा, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2024-25। चौथा, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इज न्यूज इन लोकेटेड इन विच स्टेट। एंड पांचवा, हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन मॉन्क टू बी ऑनर्ड विद अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड। तो ये 5 होमवर्क क्वेश्चन है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों का जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.